मेरी आवाज आ रही है बहुत जी? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों को नमन करते हुए आज की हमारी वेबिनार में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे जम्मू कश्मीर से बहुत ही सीनियर हमारे सम्मानित दास जी, वीएम पटेल साहब, संचालक जी और मुख्य वक्ता हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, पूरे देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि अभी चंद्रा साहब ने आपको संचालन में हमारे कुछ साथी हमसे विदा हो गए, दिवंगत हो गए, उनके नाम लिए, उनको नमन किया। लेकिन ये जीवन का पहिया है। भगवान गौतम बुद्ध के शब्दों में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, संसार में सब अनित्य है, जो जन्मा है उसको जाना है, जो पैदा हुआ है उसको मिटना है। यही संसार का नियम है, यही संसार का कटु सत्य है। अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, समय से पहले बिछड़ने का बहुत ज्यादा दुख होता है। महामारी जैसी बीमारी का हम सब लोग सामना कर रहे हैं। ये दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक आई है, बहुत ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। कुदरत से प्रार्थना है कि हम सब लोग हौसला रखेंगे और पूरा देश, पूरी दुनिया इससे मुकाबला करेगी। लेकिन काम तो करना है। आज 1 महीने के बाद मैं ऑफिस आया हूं। मैं स्वयं काफी सावधान रहने के बाद भी कोरोना की लपेट में आ गया, पॉजिटिव हो गया। मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे घर में मेरी पत्नी पॉजिटिव हो गई, मेरी भतीजी पॉजिटिव हो गई, मेरी छोटी बेटी पॉजिटिव हो गई और बुखार सभी को आया, सभी का ट्रीटमेंट हुआ। कुदरत की कृपा रही, ठीक हो गए, निकल आए, बच गए। और इस बचने के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी हौसला। हमने हिम्मत नहीं हारी, न किसी को हिम्मत हारने दी। दिन भर बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, सकारात्मक बातें करना, मिशन की बातें करना, बाबा साहब की बातें करना, बुद्ध की बातें करना। तो एक जो बहुत दुख भरा समय था, वो भी कब निकल गया पता नहीं चला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी साथियों को भी हौसले से काम लेना है, बुलंदी से काम लेना है और मुकाबला करना है। आज की जो वेबिनार रखी गई है, इसका विषय है संगठन विस्तार हेतु चर्चा। जैसा मैंने पहले कहा कि काम तो करना ही है और विषम परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे बीच में बात है। कोरोना लगा है, लॉकडाउन लगा है, सब लोग सुरक्षा की दृष्टि से घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे, निकलना भी नहीं चाहिए अभी।
हम भी सलाह नहीं देते निकलने की, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी नहीं रुकना चाहिए। महापुरुषों की विचारधारा भी नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम सब लोग मिलजुल कर क्या कर सकते हैं, ये चर्चा करने के लिए आज की वेबिनार आयोजित की गई है। मुझे संगठन का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है और मान्यवर काशीराम साहब भी मुझे संगठन के बारे में बहुत अच्छा अपना कार्यकर्ता समझते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो कई बार राष्ट्रीय मीटिंग में मुझे खड़ा करके मेरा परिचय कराती थी संगठन के संबंध में कि ये लड़का, मैं आपको इसको गुजरात भेज रही हूँ, गुजरात के लोगों को काम करना सिखा देगा। मैं इसको मध्य प्रदेश भेज रही हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों को काम करना सिखा देगा। मैं इसको उत्तराखंड भेज रही हूँ, उत्तराखंड के लोगों को काम करना सिखा देगा। ये मैं बहन जी के शब्द आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। तो जो संगठन का अनुभव है, उस अनुभव का हमारे सभी साथियों को मिलजुल कर उसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना है। बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने का मतलब है कि अभी महीने 2 महीने ये कोरोना की लहर रहेगी, पूरा देश इससे प्रभावित रहेगा, तो हम लोग फिजिकली ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। फिजिकली हम लोग ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न हमारे बीच में ये खड़ा होता है कि हम कर क्या सकते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम भारत के 37 राज्यों में 28 राज्य हमारे प्रादेशिक राज्य हैं और 9 राज्य हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। कुल मिला के 37 राज्य भारत में हैं और 37 राज्य 768 जिलों में हमें आरवीएम के मूवमेंट को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मूवमेंट को तैयार करना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा माने मेरा नहीं, हम सबका, हम जितने साथी भी आरवीएम से हैं सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमको संपूर्ण भारत को तैयार करना है। 140 करोड़ लोगों तक महामानव तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को, साहु फूले अम्बेडकर की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए हमें एक कैडर बेस का संगठन का सिस्टम कायम करना है। सिस्टम कायम करना है तो उस सिस्टम को कायम करने के लिए अभी जब हमारे पास अभी समय है तो इस समय में हम क्या कर सकते हैं? इस समय में हम डाटा तैयार कर सकते हैं। डाटा माने प्रत्येक एक राज्य का, ये विशेष रूप से हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं मेरे साथ, उन साथियों को नोट करना है। ये जो साथी राज्य स्तर पे काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हैं, प्रदेश के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनके सीनियर साथी, उनके सदस्य हैं, उन साथियों को विशेष रूप से ये नोट करना है। उसके बाद हमारे जो कमिश्नरी मंडल है उसमें कुछ साथी तैयार हुए हैं, खास करके मध्य प्रदेश के साथियों ने ज्यादा काम किया है, तो वहां कुछ साथी तैयार हुए हैं, कुछ साथी जिला लेवल पे तैयार हुए हैं। तो इस बीच में हमको एक एक रजिस्टर, एक रजिस्टर जिले पर, एक रजिस्टर मंडल पर, एक रजिस्टर प्रदेश लेवल पर
हमको तैयार करना है। जैसे हम लोग माला बनाते हैं तो एक एक मोती उसमें डालते हैं और एक एक मोती को पिरोते हैं और एक एक मोती पिरोकर वो माला बन जाती है। इसी तरह हम लोग जब फूल की माला बनाते हैं तो फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ने के बाद एक धागा लेते हैं, धागे में सुई लगाते हैं और सुई में हम एक एक फूल एक एक फूल एक एक फूल लगाते जाते हैं तो वो माला बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमें पूरे देश का खाका हम लोग आगरा में बैठ के तैयार कर रहे हैं। राज्य स्तर के लोग हैं वो राज्य पे अपने राज्य का खाका तैयार करें, डाटा तैयार करें और ये डाटा की परिभाषा है हम लोगों के नाम लें और उनका नंबर लें और उनका स्थान लें, नाम, पता और टेलीफोन नंबर। ये हम कहां से ले सकते हैं? ये अपने ये लेने के हमारे पास 4 स्रोत हैं। पहला स्रोत है हमारे अपने नातेदार रिश्तेदार, उनके माध्यम से हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर हम लोग ले सकते हैं। दूसरा है हमारे स्वयं के फ्रेंड सर्किल, मित्र सर्किल, दोस्ताना सर्किल। तीसरा है दोस्तों के नाते रिश्तेदार और उनके दोस्त लोग। चौथा है हमारे रिश्तेदार, जैसा मैंने कहा, उनके अपने रिश्तेदार, उनका अपना फ्रेंड सर्किल। तो आप टारगेट करिए, लक्ष्य बनाइए। जैसे आप किसी राज्य के साथी हैं, संयोजक हैं, सह संयोजक हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं या जिम्मेदार साथी हैं, तो आप अपने राज्य को फोकस करिए और प्रत्येक एक जिले में, जैसे मैं उदाहरण के लिए कह दूं उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप एक रजिस्टर लीजिए, 75 पेज बना लीजिए उसमें। मैं मध्य प्रदेश के लिए कह दूं, मध्य प्रदेश में जैसे 53 या 55 जिले हैं, तो मध्य प्रदेश के लोग तो जिला लेवल तक काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मैं बिहार कह दूं, बिहार में 38 जिले हैं, राजस्थान में 33 जिले हैं, दिल्ली में 7 जिले हैं, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। तो इस तरह से जिस जिस राज्य में जितने जिले हैं, तो आपके पास अगर उनका डाटा नहीं हो तो आप सेंटर ऑफिस से डाटा ले सकते हैं, किस राज्य में कितने जिले हैं। दूसरा, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल से आप उसका डाटा ले सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। और प्रत्येक जिले से आप 20-20, 25-25 लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ये आपको इकट्ठा करना है। हम लोग सेंटर ऑफिस में बैठकर पूरे देश का 37 राज्यों का तैयार करने में लगे हैं और आपको मदद करनी है। जैसे आप मध्य प्रदेश रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, जम्मू कश्मीर रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, तो आपका अगर कोई आसाम में परिचित है तो आप आसाम के लोगों का नंबर लेकर सेंटर ऑफिस को दे दीजिए, केंद्रीय कार्यालय को दे दीजिए। आपके नागालैंड में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, चाचा ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई कारोबार बिजनेस करते हैं, तो उनके नंबर आप उपलब्ध करा दीजिए सेंटर ऑफिस को। जहां जहां हमारे संपर्की लोग हैं, जहां जहां हमारे परिचित लोग हैं, तो उनके नंबर आप नंबर टेलीफोन वगैरह लेकर तो उनको आप
मुहैया करा दीजिए सेंटर ऑफिस में, और आपके राज्य में है तो आप अपने राज्य में उनको रख लीजिए, और उनको फिर धीरे धीरे करके आपको ब्रीफ करना है। ब्रीफ करना यानी समझाना है मिशन। तो इस किस्म से हम लोगों को 37 राज्यों को भी तैयार करना है, 37 राज्यों को भी तैयार करना है, और उनके जूम ऐप डाउनलोड हमको कराना है, करवाना सिखाना है उनको, फिर जूम पे जुड़ना सिखाना है, और फिर जूम पे मीटिंग में हम उनको बिठालना है, उनको जोड़ना है। क्योंकि इस वक्त जो कोविड-19 है, इसकी महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक दूसरे के संपर्क में बने रहने का, महापुरुषों की विचारधारा का आदान प्रदान करने का, ये जूम से अच्छा कोई संसाधन हमारे पास इस वक्त नहीं है। और जूम ऐप को हमने रेंट पे लिया हुआ है, अमेरिका की ये कंपनी है। 11,800 रुपए महीने इसका रेंट है। 1,000 लोग तक हम जोड़ सकते हैं, क्षमता है। इससे ज्यादा क्षमता बढ़ाएंगे तो किराया बढ़ जाएगा। 1,000 लोगों तक की क्षमता है, और उसकी टाइमिंग है पूरे 24 घंटे। 24 घंटे भी जूम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीने में 24 घंटे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग लगभग महीने के 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 12 दिन तो कंटिन्यू हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन और बढ़ जाते हैं तो 15 दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये काम हमको करना है। हमारा 14वां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस, जिसको हम 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कहते हैं, ये 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर हम प्रत्येक वर्ष किसी राज्य में, अभी तक जिन जिन राज्यों में ये कार्यक्रम किए गए हैं उनमें महाराष्ट्र में नागपुर में ये कार्यक्रम हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हुआ है, गुजरात अहमदाबाद में ये प्रोग्राम हुआ है, बिहार बौद्ध गया में ये प्रोग्राम हुआ है, और अन्य कई राज्यों में हुए हैं, ज्यादातर आगरा में ये प्रोग्राम हुए हैं। तो इस बार जो प्रोग्राम करने का प्रस्ताव है वो नंबर 1 बौद्ध गया है। बौद्ध गया में हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। दूसरा प्रस्ताव है, हम लोग नागपुर में भी कर सकते हैं, दीक्षा भूमि पे। उत्तर प्रदेश में भी श्रावस्ती में भी ये प्रोग्राम हुआ है, सारनाथ में भी ये प्रोग्राम हुआ है। पिछली बार कोरोना की वजह से हम लोग पूरे 8 दिन कंटिन्यू जूम पे किए थे, 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। तो ये सबकी तैयारी के लिए हमें अभी से काम करने की जरूरत है। यदि हम गांव में पहुंचकर काम नहीं कर सकते हैं, बस्ती में पहुंचकर काम नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते हैं, ये मजबूरी है। लेकिन हम लोग घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो घर बैठकर जितना काम कर सकते हैं वो काम कम से कम हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो ये बैठकर हमको डाटा तैयार करना है, क्योंकि पूरे देश में 2 विचारधाराएं हैं।
एक विचारधारा है मनुवादी विचारधारा और दूसरी है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा को हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म कहते हैं, या बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन कहते हैं। मनुवादी व्यवस्था को हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं या अंधविश्वास कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। ये दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष है, दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जो मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, उन्होंने अपने संगठन का जाल, संगठन का चक्रव्यूह भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचा दिया है। और ये काम करने में उनको लगभग 90 वर्ष लगे हैं। हम लोग एक योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर ये काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम काफी पीछे हैं। उस दौड़ में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो जो पीछे का ये गैप है, इस गैप को बहुत जल्दी हमें पूरा करना है। पूरा करना है, ये समझिए। तो कैसे पूरा किया जा सकता है? पूरा करने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। प्लानिंग बनानी होगी और प्लानिंग बनाकर उस प्लानिंग को कैसे अमल में लाया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, इसके लिए हमें तौर तरीके निकालने होंगे और तौर तरीके निकाल कर फिर उनका हमको इस्तेमाल करना। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 768 जिले, तो अभी हमने करीब 500 जिले टारगेट किए हैं। 500 जिलों में हमको मूवमेंट पहली पंक्ति में इसको आगे लाना है। एक बात मैं विशेष रूप से आपको और बता दूं कि आरवीएम का बुद्धिज्म क्या है। आरवीएम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नजरिए से हम बुद्धिज्म किसे मानते हैं? तो आरवीएम के नजरिए से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नजरिए से, प्रत्येक मानव को बुद्ध की आवश्यकता है, बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता है और बुद्ध की मिशन की आवश्यकता है, प्रत्येक मानव को। लेकिन भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत की विचारधारा को और भारत की धार्मिक संस्कारों को, संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी 3 किस्म के लोग हमारी पकड़ में बहुत जल्दी आने वाले नहीं। 3 कौन हैं? सबसे पहले ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत जल्दी हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगा, बहुत जल्दी हमारी बात को नहीं मानेगा। दूसरा है मुस्लिम। मुस्लिम भी बहुत जल्दी, अभी मुस्लिम, ईसाई, ये लोग भी हमारी बात को बहुत जल्दी अभी नहीं मानेंगे। तो हमने इसका डिवीजन किया। डिवीजन अर्थात कौन ऐसा है जो बहुत जल्दी इस बात को मान सकता है और कौन है जो बहुत जल्दी नहीं मान सकता है। तो जो लोग बहुत जल्दी इस बात को मान सकते हैं या बहुत जल्दी तैयार हो सकते हैं, उनमें हमें पहले काम करना है। जो समाज बहुत जल्दी इस आंदोलन को समझ सकती है, साहू फुले अम्बेडकर को समझ सकती है, बुद्ध के धम्म को समझ सकती है, तो उस समाज को हमें पहले तैयार करना है। उसको तैयार करके फिर जो ना समझ समाज है, फिर हमें उसमें काम करना है।
तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी, पिछड़ी जातियों के लोग, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ना ये कभी हिंदू थे और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया का कोई साहित्य न कभी हिंदू साबित कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भाषा में कहें तो ये हिंदुओं के गुलाम है। ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के शिकार लोग हैं, तो इनको जल्दी तैयार किया जा सकता है। और इनकी संख्या पूरे देश में लगभग 100 करोड़। तो 100 करोड़ लोगों को हमें तैयार करना है। एक मानक, एक गलतफहमी हमारे बीच में रहती है जिसको हमें निकाल देना है अपने दिलो दिमाग से। और वो गलतफहमियां हम पूछते हैं कि भाई आप बुद्ध को मानते हैं कि नहीं मानते, तो 99% जवाब मिलता है कि नहीं साहब हम बुद्ध का सम्मान करते हैं, लेकिन हम फला देवता को भी मानते हैं, फला भगवान को भी मानते हैं, फला देवी को भी मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको फिर अपनी सूची में या अपनी लिस्ट में उसको सम्मिलित नहीं करते, उसको नहीं जोड़ते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप ये मान लीजिए अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, यदि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति है, कोई पिछड़ी जातियों का व्यक्ति है, तो ये जन्म से ही बुद्धिस्ट है, ये प्राचीन काल से बुद्धिस्ट है। आज जिस षड्यंत्र में वो फंसा है उसको पिछले 4000 वर्षों से फंसाया गया है, उसको गुमराह किया गया है, उसको डराया गया है, डरा के धमका के टेरराइज करके उसको भयभीत करके तो उसकी बुद्धि पे कब्जा किया गया है। इसलिए बुद्ध के धम्म का जो काम है वो काम ही ये है कि जिसकी बुद्धि पे कब्जा किया गया है, जिसके विवेक को अपहरण कर लिया है, जिसके दिमाग का अपहरण कर लिया है चंट चालाक लोगों ने, उसे मुक्त कराना है। और उसे मुक्त कब कराया जा सकता है? उसे मुक्त जब ही कराया जा सकता है जब हम उसके संपर्क में रहेंगे, हम उससे मिलते जुलते रहेंगे, हम उसके साथ संगति करेंगे, हम उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाएंगे, हम उसको अपना मित्र बनाएंगे। जब वो हमारा मित्र होगा, हमारा दोस्त होगा, हमारे साथ संगति में रहेगा, हमारे साथ उठना बैठना करेगा, तभी ही उसके दिमाग में भरी हुई 4000 वर्षों की गंदगी निकलेगी, अंधविश्वास निकलेगा, पाखंड निकलेगा, और ये अच्छी बातें, ये अच्छा ज्ञान, ये ज्ञान का उजाला उसकी बुद्धि में प्रवेश करेगा। इसलिए एक लाइन में ये मान लीजिए कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो प्राचीन काल का बुद्धिस्ट है। हमें उसे बुद्धिस्ट मान के ही चलना है, चाहे जिसकी वो पूजा करता हो, चाहे जिस वो चंगुल में फंसा हो। धीरे 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 हमको निकालना है। अच्छा, अपने सीने पर हाथ रखकर देखिए, आज से 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले हम भी तो कहीं फंसे थे भाई। हम धन्य मान्यवर काशीराम साहब का कि उन्होंने जब महापुरुषों का आंदोलन चलाया और उनके आंदोलन की जो ज्ञान की वाणी थी वो हम लोगों तक पहुंची, तो हमारे बुद्धि के द्वार खुले। बुद्धि के द्वार खुले तो हमने अपने मन में, अपने हृदय में परिवर्तन लाया, बदलाव लाया।
और धीरे 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 ये बदलाव इस पैमाने पे आ गया कि हम ये जान गए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू चक्र षड्यंत्र के शिकार हैं। हम कौन है? हम बुद्धिस्ट हैं। भाई आज से अगर हम 30-40 वर्ष पहले चले जाएं, 50 वर्ष पहले चले जाएं, तो हमारे दादा परदादा भी सब फंसे पड़े थे कहीं ना कहीं, तो हम लोग भी तो वहीं से निकले हैं। तो एक लाइन ये मान लीजिए कि चाहे वो जिसकी पूजा करता हो, चाहे जिस देवी देवता के चक्कर में हो, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। हमें किसी भी देवी देवता की आलोचना नहीं करनी है। 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी। यदि हमको किसी व्यक्ति को अपना बनाना है, उसे स्वयं से जोड़ना है, तो हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी। वो किस देवी देवता में फंसा पड़ा है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। अभी उसकी संगति किस प्रकार की है, क्या करता है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी। आलोचना से नुकसान। वो जो खाता पीता है, यदि हमने उसकी आलोचना शुरू की तो वो हमसे दूरी बना लेगा, हमसे संबंध नहीं बनाएगा, हमसे संपर्क नहीं रखेगा, तो हम उसका उपचार नहीं कर पाएंगे, हम उसको औषधि नहीं दे पाएंगे, धम्म की औषधि उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे संपर्क में नहीं है। जिस देवी देवता की वो पूजा करता है, अगर हम उसकी आलोचना करेंगे, उसको गालियां देंगे, तो वो हमसे नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा उधर है, अनजाने में है, भूल में है, गलती से है, लेकिन श्रद्धा उधर है, इसलिए वो हमें अपना शत्रु समझे। वो भी किसकी संगति में बैठता है, अगर उसकी संगति की हम आलोचना शुरू कर देंगे, तो फिर वो हमारी संगति को स्वीकार नहीं करेगा, जिस संगति में है उसी को स्वीकार करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे, उसके दिल में हम जगह नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम उसे अपना नहीं बना पाएंगे, और हम उससे अपना नहीं बना पाएंगे तो वो मिशन का नहीं हो पाएगा, वो महापुरुषों की वाणी नहीं समझ पाएगा। तो ये सारी बातें आज हमें चर्चा करनी, चर्चा का विषय है। और एक बात विशेष रूप से मैं कहकर आगे की कार्रवाई के लिए संचालक जी से निवेदन करूंगा, बिना धन के कोई आंदोलन नहीं चल सकता। आप सोचिए, अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, तो क्या 4 मेंबर, 10 मेंबर, 8 मेंबर का परिवार बिना पैसे के चल सकता है? सवाल स्वयं से करिए, क्या चल सकता है? उत्तर होगा नहीं चल सकता। जब 4 घर का, 10 घर का, 5 घर का परिवार बिना पैसे के नहीं चल सकता, तो ये 140 करोड़ लोगों का परिवार जो बनाने के लिए आरबीएम कोशिश कर रही है, महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को मजबूत करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए जो हमें काम करना है, ये क्या बिना पैसे के चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसके लिए हमें ऑफिस बनाने होंगे। पहला ऑफिस हमारा सेंटर का ऑफिस होगा, केंद्रीय ऑफिस होगा, क्योंकि ऑफिस होगा तो लोग बैठेंगे, बैठेंगे तो दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो मूवमेंट खड़ा होगा। दूसरे, हमें फिर राज्यों के ऑफिस बनाने हैं। राज्यों के बाद हमको कमिश्नरी के मंडल के ऑफिस बनाने हैं। मंडल के बाद हमको एक एक जिले में एक एक ऑफिस बनाना है। लेकिन अभी हम लोग सेंटर के ऑफिस पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों ने अपना ऑफिस भोपाल में बनाया है, वो उस पे काम कर रहे हैं। बाकी राज्य के लोगों को भी अपने अपने ऑफिस बनाने हैं, क्योंकि जब तक उठने बैठने की जगह नहीं होगी, जब तक हमारा कार्यालय नहीं होगा, तब तक हम प्लानिंग के साथ अपने काम को अंजाम
नहीं दे पाएंगे। तो इस सब पे धन की जरूरत है, इस सबके लिए पैसे की जरूरत है। तो ये बातें मैंने विशेष रूप से आप लोगों के बीच में रखी हैं, और हमारे जो वक्ता साथी हैं वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे। मेरा निवेदन उनसे यही है कि जो आज का विषय है संगठन का विस्तार, उस विस्तार में आपको ये बातें रखनी है और लोगों को जोड़ना है, जोड़कर उनके माला में प्रो होना है, माला में प्रोकर उनको कैडराइज करना है, प्रशिक्षित करना है, और प्रशिक्षित करके हमको भारत को प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाना है। तो ये काम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए धन की व्यवस्था। अब जैसे जिस जूम पे हम बात कर रहे हैं, महीने में 15 दिन बात करते हैं, इसका किराया 11,800 रुपए महीने जाता है। ठीक है। जिस ऑफिस से आपको टेलीफोन होते हैं, आपको मैसेज मिलते हैं, वहां 6 लोग काम करते हैं। वो 6 लोगों को खर्चा देना पड़ता है, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, खर्चे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सारी बातों को ध्यान में रखकर, हमें जैसे जीवन में हमारा काम है कि हमको खाना खाना है, ये हमारे जीवन की जरूरत है, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये हमारे परिवार की जरूरत है, हमें बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, कॉपी लानी है, किताब लानी है, ये हमारी बच्चों की जिम्मेवारी है, हमें बहन के लिए, बेटी के लिए समय समय पर उसका सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है, शादी में, विवाह में, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है, पारिवारिक जिम्मेवारी है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका इलाज कराना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, और हम करते हैं। उधार लेके करते हैं, कर्जा लेकर करते हैं, चाहे जैसे करते हैं, हम ये सारा काम करते हैं। किसी के पास 500 रुपए जेब में नहीं है, कुदरत ना करे उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, और डॉक्टर कहता है 50,000 लगेंगे, ऑपरेशन होगा, तो हम 50,000 लाते हैं ना, जहां से भी लाते हैं, जैसे भी लाते हैं, हम ऑपरेशन कराते हैं, अपने परिवार परिजन को ठीक कराते हैं ना। लेकिन जो राष्ट्र की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी, जो समाज की जिम्मेदारी है, वहां पर हम अपने को जिम्मेदार नहीं समझते, उसको हम पार्ट टाइम समझते हैं। होगा तो 500 रुपए दे देंगे, अरे यार होगा तो 100 रुपए दे देंगे। यही हमारी कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण जिसकी संख्या 1.5-2% है, वो संपूर्ण भारत को उसने अपने शिकंजे में ले लिया, और हम 97% जनसंख्या रखने वाला समाज, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की संख्या रखने वाला समाज आज गुलाम है, लाचार है, अनाथ है, अनाथ की तरह चौराहे पे खड़ा है। ना कोई राजनीतिक उसका पिता है, ना उसका कोई धार्मिक पिता है, ना उसका कोई सामाजिक पिता है, ना उसका कोई आर्थिक पिता है। इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी अपने परिवार की जिम्मेवारी में नहीं जोड़ते। अगर सामाजिक जिम्मेवारी को, धार्मिक जिम्मेवारी को भी हम अपनी परिवार की जो हमारी दूसरी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारी में अगर हम अपनी को समाज की जिम्मेवारी में भी सम्मिलित कर लें कि नहीं, मुझे 10,000 रुपए एक वर्ष में समाज के लिए भी खर्च करने हैं, नहीं मुझे 5,000 रुपए एक वर्ष में समाज के लिए भी खर्च करने हैं, नहीं मुझे 500 रुपए प्रत्येक महीना दुख से, परेशानी से, मुसीबत उठाकर मुझे धम्म पर भी, अपने धम्म के मिशन पर भी खर्च करना है। इतना सा सोच, इतना सा सोच, इतना सा सोच जिस दिन हमारे दिमाग में बन जाएगा, हम कमजोर नहीं रहे, हम किसी से कमजोर नहीं रहेंगे। हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की संख्या लगभग 100 करोड़ है। अगर देने की आदत, त्याग करने की आदत, मिशन के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझने की आदत हमारे अंदर आ जाए, और एक एक रुपया भी देना शुरू कर दें, एक एक रुपया भी शुरू कर दें, तो हम 100 करोड़ रुपया दे सकते हैं।
100 करोड़ रुपया, और 100 करोड़ रुपया यदि हमारे पास होगा तो ना हम आरएसएस से कमजोर होंगे, ना हम किसी दूसरी दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत से कमजोर होंगे। तो इन खास विषय पर, मुख्य विषय पर हमें चर्चा करनी है। विषय है संगठन का विस्तार और 12 लाख गांव शहर तक नेटवर्क पहुंचाना, अपने संगठन का विस्तार करना। 37 राज्य, 768 जिले, 12 लाख गांव और शहरों में हमें पंचशील के धम्म को, साहू फूले अम्बेडकर और कांशीराम की विचारधारा को पहुंचाना है। इस पे हमें चर्चा करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा जी। आगे की कार्रवाई आप शुरू कराएं और